Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some of the very important current affairs. Let us start the discussion, and this discussion helps you in both prelims, mains and also interview and other एग्जाम्स राइट। तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। द वेरी फर्स्ट आर्टिकल हियर रिलेट्स टू नो वक्फ डी नोटिफिकेशन टिल सुप्रीम कोर्ट हियरिंग सेज द गवर्नमेंट। इस आर्टिकल को हमने कल बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि वक्फ क्या होता है, वाकिफ क्या है, मुतवल्ली क्या है, एंड जो एक्ट अमेंडमेंट जो उम्मीद के नाम से जो एक्ट अभी पास हुई है दैट इज 2025 वक्फ एक्ट को 1995 के वक्फ एक्ट को यहां पर अमेंड किया गया है। उसमें क्या एडिशंस किए गए हैं, अगर आपने वो कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वही वीडियो आप देखिए एंड देन यू कैन सब्सटेंशिएट योर नॉलेज विद दिस वीडियो राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस आर्टिकल। यू हैव नोन टिल अ लॉन्ग टाइम कि वक्फ एक्ट को अमेंड किया गया है, उसमें सर्टेन प्रोविजंस ऐड किए गए हैं एंड उसके ऊपर बहुत सारी पिटिशंस फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट ने, एंड सुप्रीम कोर्ट ने उसमें एक हियरिंग भी अभी कंडक्ट कराई है। फाइनली थर्सडे को, अभी मतलब येस्टरडे, द सुप्रीम कोर्ट सेड दैट उन्होंने ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। उन्होंने बोला है कि यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टेटमेंट आई है उसको सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कर चुके हैं। रिकॉर्ड मतलब कि आगे जाके अगर कोई भी इस स्टेटमेंट के अगेंस्ट अगर उनके तरफ से कोई फैसला लिया जाता है तो इस स्टेटमेंट को वो यहाँ पर साइट कर सकते हैं एंड गवर्नमेंट को यहाँ पर वो बोल सकते हैं कि मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते हो, दिस इज अगेंस्ट योर स्टेटमेंट, दिस इज अगेंस्ट योर प्रोमिसेस राइट। तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि कोई भी वक्फ इंक्लूडिंग वक्फ बाय यूजर, क्योंकि जो ये नई अमेंडमेंट एक्ट है ये वक्फ बाय यूजर को डी नोटिफाई करने के लिए ही इसमें अमेंडमेंट किया गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिल रही थी। अब यहां पर बोला है कि वक्फ हो या मतलब चाहे वो वक्फ बाय यूजर ही क्यों ना हो, उसमें किसी भी वे से, चाहे वो नोटिफिकेशन से हो चाहे रजिस्ट्रेशन से हो, उसको डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा अंटिल अनलेस द नेक्स्ट हियरिंग। जब तक नेक्स्ट हियरिंग में कोई फैसला नहीं लिया जाता है तब तक किसी भी वक्फ को, चाहे वो बाय यूजर हो एंड यूजर में भी चाहे नोटिफिकेशन से हो चाहे रजिस्ट्रेशन से हो, किसी को भी डी नोटिफाई नहीं किया जाएगा। मतलब क्या है कि जो सिचुएशन इस एक्ट के आने से पहले प्रिवेल कर रही थी वही एक्ट के तहत यहां पर प्रिवेल करती रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। साथ में एक और यहां पर स्टेटमेंट दी गई है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आर्टिकल। यू विल सी हियर दैट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बोला है कि जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होगी तब तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी इन द वक्फ काउंसिल, सेंट्रल वक्फ काउंसिल और द वक्फ बोर्ड्स ऑफ द स्टेट्स और द नेशनल कैपिटल ऑफ द नेशनल कैपिटल दिल्ली। कहीं पर भी कोई भी नई नोटिफिकेशन, कहीं कुछ भी नई अपॉइंटमेंट्स नहीं करी जाएंगी। मतलब क्या है, जो ये अमेंडमेंट है सेक्शन 9 और 14 को अमेंड करते हैं 1995 की वक्फ एक्ट को, तो यहां पर बोला गया है इसमें अब कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होती है राइट। उसमें चेंज क्या बोला गया था, एडमिशन ऑफ द नॉन मुस्लिम्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहां पर बोला है कि जो नॉन मुस्लिम का प्रोविजन था कि हम नॉन मुस्लिम्स को एंट्री दे रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन में, उसमें भी अभी फिलहाल हमारी तरफ से कोई अपॉइंटमेंट नहीं की जाएगी। ये यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है राइट। तो यहां पर इसी चीज को रिकॉर्ड किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब नेक्स्ट हियरिंग को देखना है, 5 मई को आने वाली है, एंड इसमें यहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया है कि बेशक इसमें कोई डिस्क्रिपेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन इस एक्ट में सर्टेन पॉजिटिविटीज भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये माना है कि यस इनफॉर्मिटीज थी इस वक्फ एक्ट में एंड उसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है। दिस एक्ट हैज सर्टेन काइंड ऑफ पॉजिटिव्स टू इट, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि एकदम से जितने भी यहाँ पे प्रोविजंस आए हैं ड्रास्टिकली उनको इंप्लीमेंट कर दो, क्योंकि इट इज गोइंग टू इंपैक्ट अ लॉट ऑफ सिटीजंस इन इंडिया राइट। यहाँ पर जो यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने 7 दिन का समय मांगा है कि मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, क्योंकि इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, लास्ट 100 ईयर्स में जितने भी प्रोविजंस आए हैं, जितने भी लेजिस्लेशंस आए हैं, उनको मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा एंड जो इंपैक्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर इस फ्रेमिंग ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट को जो इंपैक्ट करेंगे उसको मुझे इकट्ठा करने में, वो रिकॉर्ड्स आपके सामने पेश करने में मुझे टाइम लगेगा। एंड आई एम नॉट डिस्कसिंग इट इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट टू रीड आउट द न्यूज़पेपर। ये मैं आपको क्यों बता रही हूं, ये आर्टिकल वैसे आज इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके डायरेक्ट, क्योंकि अभी ये एक्ट बना नहीं है, ना ही यहां से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, लेकिन व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस इज फॉर योर डेवलपमेंट ऑफ एनालिसिस, कि अगर बाय चांस आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मेंस में पूछा जाए कि हाउ
do you think that this Waqf Act, which Umeed Act, is against the principle of basic structure? Basic structure को कैसे against ये एक्ट है, ये उस एक्ट के प्रिंसिपल के अगेंस्ट कैसे ये यहाँ पर एक्ट लाई गई है? अगर आपसे कुछ पूछ सकते हैं तो इसमें जितने भी न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हमें देखने को मिले हैं, उसमें जितने भी क्रिटिसिज्म साइट किए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या फिर जो पिटिशनर्स हैं उनकी तरफ से, जितने भी यहाँ पर केसेस में जितने भी एविडेंसेस यहाँ पर दिखाए गए हैं, उनको आप डायरेक्टली अपने आंसर में क्रिटिसिज्म में साइट कर सकते हो. ये आपको एनालिसिस में हेल्प करता है. दिस इज डायरेक्टली नॉट हेल्पिंग यू इन एनी फॉर्म ऑफ डेटा, बट इट इज डेफिनेटली हेल्पिंग यू इन द फॉर्म ऑफ एनालिसिस, जो आप खुद से, अगर आपको बाय सरप्राइज कोई क्वेश्चन कैच करता है तो आप वो सरप्राइज को हैंडल कर पाएं एंड ऐसे एनालिसिस आप डाल पाएं कि हाँ, आपको एक्सेप्ट करना है. इवन सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि इस एक्ट में certain positivities हैं, but yes there needs to be some changes but not drastic changes. तो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं कि yes certain changes are to be implemented but these changes should not be drastically and should not be sudden for the citizens of India. There should be a time frame and there should be a proper notification, there should be a proper procedure to be followed. क्योंकि यहाँ पर जो 100 सालों से 200 सालों से या 15-16 सेंचुरी के समय से जो वक्फ बाय यूजर चलता आ रहा है, उसके कागजात अब कहाँ से लाएंगे? हाउ विल यू प्रूव इट? सो दैट इज वाई एक टाइम फ्रेम, इसका एक ऑल्टरनेटिव यहाँ पर सरकार को लाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये एक्ट यहाँ पर ही कोश होती हुई हमें दिख रही है. राइट, तो यहाँ पर यही बात करी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ पर ये बोला है कि जो 2025 की एक्ट है इसमें सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स हैं. राइट, फिर यहाँ पर ये बोला है, बाद में उन्होंने थंब रूल के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं. थंब रूल क्या है? यहाँ पर कहते हैं कि हमें भी पता है कि जो बिल्कुल नेसेंट स्टेज होती है, प्रीलिम स्टेज होती है किसी भी लॉ की, उसको स्टे नहीं लगाया जाता, लेकिन थंब रूल ये भी है, ये ध्यान रखना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, ये चीफ जस्टिस ने बोला है कि आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो थंब रूल, अगर हम बात करें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो थंब रूल यहाँ पर ये भी कहता है कि जैसे जब तक कोई कोर्ट में मामला पेंडिंग होता है, कोई भी केस पेंडिंग है, तो उसमें किसी भी प्रकार का आप डिसीजन नहीं ले सकते हैं. जैसे पहले सिचुएशंस चल रही थी वैसे ही सिचुएशंस चलती रहेंगी. एंड इसको यूनियन गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट किया है कि यस, जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं होगी कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. जैसा पहले सिचुएशन प्रिवेल कर रही थी वैसे ही सिचुएशंस यहाँ पर प्रिवेल करती रहेंगी. फिर बाद में एक बड़ा यहाँ पर उन्होंने सोलिसिटर जनरल की तरफ से आया कि हम चाहते थे कि कोर्ट का ओवर रीच यहाँ पर ना दिखे. ठीक है, तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव्स का काम है उसको इंप्लीमेंट करना, एंड हमारा काम है उसका सही गलत बताना, यहाँ पर क्या है, एडजुडिकेट करना. राइट, तो इसके लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमें क्लियर है, आप मत बताइए. एंड देन उसके बाद यहाँ पर ये भी बोला गया है कि कुछ भी नहीं होगा, बेशक अगर गवर्नमेंट चाहेगी भी तब भी कोई भी डिसीजन यहाँ पर नहीं लिए जाएंगे, कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे. दिस शुड बी इंश्योर्ड. तो यहाँ पर इस स्टेटमेंट के पर यहाँ पर समय दिया गया है नेक्स्ट हियरिंग के लिए. एंड कोई भी यहाँ पर अभी फिलहाल उसमें एक्ट के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट सजेस्ट किए गए थे उसमें हमें कोई भी खासा चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे. ना ही वक्फ बाय यूजर में डिनोटिफाई, सीजिंग कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ना ही उसमें हमें कोई अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी टिल May 5. उसके बाद जो स्टेप्स लिए जाएंगे वो जैसे ही नेक्स्ट हियरिंग होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया जाएगा. ये था अभी वक्फ एक्ट के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट आई है. वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. This article is also for analysis purpose. यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लिए बोला गया है, जस्ट अ सेकेंड, यस, तो यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी न्यूक्लियर मिसाइल नहीं दाग सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर, डेमोक्रेटिक सिस्टम पर. राइट, तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट फायर अ न्यूक्लियर मिसाइल ऑन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, सेज वाइस प्रेसिडेंट. ये जो स्टेटमेंट है वाइस प्रेसिडेंट की तरफ से अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम फ्रेम एक असाइन कर दिया है गवर्नर के लिए एंड प्रेसिडेंट के लिए कि आपको जो असेंट देना होता है आप उसको अनटाइमली, बिल्कुल अनलिमिटेड टाइम के लिए आप उसको विदहोल्ड नहीं कर सकते हैं. अगर वो दोबारा से पास हो गया है तो बाद में आप प्रेसिडेंट को नहीं भेजना है, पहले ही गवर्नर के लिए पहले ही आप प्रेसिडेंट को भेज देते हैं. तो इस टाइप के कोई टाइम फ्रेम सजेस्ट करने की यहाँ पर कोशिश करी गई है. एक ऑर्डर्स की तरह से यहाँ पर पास हुए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, डायरेक्शंस दी गई हैं. तो इसी को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका कहना है कि दिस इज लाइक हार्मिंग द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स एंड दिस इज लाइक नाउ जजेस आर ओनली गोइंग टू लेजिस्लेट, कि जजेस ही लेजिस्लेशन कर रहे हैं, जजेस ही इंप्लीमेंट कर देंगे एंड जजेस ही सही गलत का फैसला बता रहे हैं. तो हम किस लिए हैं यहाँ पर? तो दैट इज वाई यहाँ पर उनकी तरफ से कुछ और भी स्टेटमेंट्स आई हैं जिनको आप डायरेक्टली अपने आंसर में यूज कर सकते हैं. दैट वी हैव नॉट बार्गेन्ड, यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट दिखेगी, वी नेवर बार्गेन्ड फॉर डेमोक्रेसी फॉर दिस डे, कि हमने ये इतनी मेहनत जो आजादी ली
डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करी, ये हमने आज का दिन देखने के लिए नहीं करी थी। जो काम है सुप्रीम कोर्ट का वो है जुडिशियल रिव्यू, उसको वही करते रहना चाहिए एंड उसको जो भी कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है उसको वो करते रहना चाहिए। लेकिन किस तरीके से लेजिस्लेचर को फंक्शन करना है सुप्रीम कोर्ट ना बताए, बिकॉज अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स इसमें आने लगे तो इट विल फील लाइक कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, न्यूक्लियर मिसाइल, आपको पता होगा न्यूक्लियर मिसाइल से बहुत ज्यादा सर्वनाश हो जाता है, राइट। तो ये एक तरीके से डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल है उसका सर्वनाश होता दिख रहा है, बिकॉज हमने आज तक कभी भी ऐसा नहीं देखा है, दिस इज बाय द वाइस प्रेसिडेंट, कि वी हैव नेवर सीन इन एनी कंट्री की ऐसा कुछ हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही गाइड कर रहा है, जुडिशरी गाइड कर रहा है कि हाउ आर यू गोइंग टू लाइक फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये बोला गया है आपको, टाइम हैज कम, जहां पर 3 इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं मेन गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, दे मस्ट ब्लॉसम टुगेदर एंड इनकर्जन बाय वन द डोमेन ऑफ द अदर पोजेस अ चैलेंज। कोई भी अगर अपने आप को कोई ओवर रीच करना चाहेगा तो दूसरे इंस्टीट्यूशन को यहां पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, ये स्टेटमेंट आई है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जुडिशियल ओवर रीच है, हाउ आर यू गोइंग टू एक्सप्लेन इट। तो जुडिशियल ओवर रीच में आप ये एग्जाम्पल भी साइट कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट कैसे जा रहे हैं। हालांकि विल नॉट एग्जैक्टली राइट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट, बट इट इज अ हार्म टू डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू दी वाइस प्रेसिडेंट। तो आप ये साइट कर सकते हैं, जैसे जुडिशियल ओवर रीच में जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए जीएस पेपर 2 में, दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। ये सिर्फ एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं, इस पूरे आर्टिकल पे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये सही है या नहीं है, बस उस पर जुडिशियल ओवर रीच को इसके साथ रिलेट करके बताया जाएगा कि जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट करता है, ऑर्डर देता है ऑन द लेजिस्लेचर पार्ट, तो हाउ इट इज, हाउ डू यू थिंक इट इज अकाउंटेबल, ये अकाउंटेबल है या नहीं है। मतलब क्योंकि जो लोग हैं, सॉरी जो पार्लियामेंट है वो तो जनता के प्रति अकाउंटेबल है, लेकिन जुडिशरी तो अकाउंटेबल नहीं है। जुडिशरी तो बस बता देगा लॉ कैसे करना है कैसे नहीं, उससे क्वेश्चन कौन पूछेगा, क्वेश्चन तो हमसे पूछेंगे। दिस ये कहना है वाइस प्रेसिडेंट का, राइट। तो यहां से आप ये आर्टिकल यूज कर सकते हैं जीएस पेपर 2 के लिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। Okay, just a second. Yes, this article is also very very important. तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रोमulgate किया है ऑर्डिनेंस ऑन सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। अभी रिसेंटली शेड्यूल कास्ट को सब क्लासिफिकेशन, इन प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दविंद्र सिंह केस। जस्ट अ सेकेंड। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दविंद्र सिंह केस, हमने डिस्कस किया था दविंद्र सिंह केस के बारे में, जिसने ओवर रूल किया था अपनी पुरानी चेन्नैया केस को, सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया था। दविंद्र केस को अगर आपसे डायरेक्टली पूछा जाए तो इसमें क्या आपको पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनमें जो रिजर्वेशन प्रोवाइड होती है उसमें सब क्लासिफिकेशन यहां पर अलाउ कर दी थी। चेन्नैया केस में उन्होंने फॉरबिड कर दी थी। नाउ दविंद्र केस में सुप्रीम कोर्ट ने सब क्लासिफिकेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट को अलाउ कर दिया है, एंड इसी के बाद यहां पर जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट है उसकी तरफ से यही आया है स्टेटमेंट कि उन्होंने ऑर्डिनेंस पास कर दिया है कि जो शेड्यूल कास्ट की सब क्लासिफिकेशन है, सब ग्रुपिंग है, वो कर सकते हैं। तो ऑर्डिनेंस पास कर दिया है उन्होंने। अब हम ऑर्डिनेंस को भी डिस्कस करेंगे पहले, लेकिन आर्टिकल के बारे में जान लेते हैं कि आर्टिकल में क्या बोला गया है। यहां पर 59 शेड्यूल कास्ट हैं स्टेट में, उनको 3 कैटेगरीज में बांट दिया गया है बेस्ड ऑन व्हाट, पॉपुलेशन, बैकवर्डनेस एंड सोशल कोहेशन, कि सोशल कोहेशन सोसाइटी कैसे है उनके लिए, पॉपुलेशन कैसी है एंड कितनी बैकवर्डनेस है उनमें, इस बेस पर उन्होंने बांट दिया है। यहां पर अगर आप आर्टिकल में देखेंगे, यस, यहां पर अगर हम आर्टिकल में देखेंगे तो यहां पर बोला गया है, आई डोंट थिंक सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, बिल्कुल भी ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया गया है ये आप यहां पर देख सकते हैं कि जो कास्ट हैं उनको 3 ग्रुप में बांटा गया है। 12 सब कास्ट को ग्रुप 1 में रखा है जिनको सिर्फ 1% ही रिजर्वेशन का बेनिफिट होगा, राइट। दूसरे जो कास्ट हैं उनको 18 सब कास्ट को 6.5% का मिलेगा, एंड जो 29 सब कास्ट है उनको 7.5 रिजर्वेशन का मिलेगा। यहां पर जो बेनिफिट है वो 29%, जो 7.5 रिजर्वेशन है वो 29 सब कास्ट को यहां पर हमें देखने को मिलेगा। एंड ये भी बोला जा रहा है कि इससे क्या होगा, इससे जो फेयर एंड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो अभी तक डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन या नहीं हो रही थी, जो बेनिफिट एक्सेस टू इक्वल रिसोर्सेज नहीं मिल रहे थे, एक्सेस टू बेनिफिट नहीं हो रहा था, इक्वल एक्सेस नहीं मिल रहा था डिफरेंट सब ग्रुप्स को, डिफरेंट सब कास्ट को, वो अब यहां पर मिल सकेगा। एंड इसकी वजह से जो है डेवलपमेंट देखने को मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, इसकी वजह से क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट होगा।
होगा, तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. नाउ लेट अस डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट द ऑर्डिनेंस. अगर हम ऑर्डिनेंस की बात करें, ऑर्डिनेंस क्या होता है? ये एक टेम्परेरी लॉ होता है. टेम्परेरी लॉ, दिस इज अ टेम्परेरी लॉ according to article 123 and according to article 213 एंड 123. ये 123 किसके पास है? ये है प्रेसिडेंट के पास पावर, एंड 213 पावर किसके पास है? गवर्नर के पास. ये दोनों आर्टिकल याद रखना, बहुत ही सिंपल है. 123 तो कोई भी याद कर सकता है, एंड इसको उल्टा कर दो 213 आ जाएगा, तो गवर्नर है. ठीक है, तो यहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास पावर होती है कि जब भी पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेचर रिस्पेक्टिवली, अगर हम इन आर्टिकल्स की बात करें, प्रेसिडेंट के केस में पार्लियामेंट, गवर्नर के केस में स्टेट लेजिस्लेचर, राइट. तो कभी भी जब पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर सेशन में नहीं होंगे एंड एकदम से जरूरत पड़ गई है किसी एक्ट को पास करने की, क्योंकि वो एक लार्जर बेनिफिट के लिए कोई कानून बनाया जाना चाहिए, तो उसमें एक हेल्प ली जाती है, एक पावर दी गई है ऑर्डिनेंस की, जिसको पास कर सकते हैं प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, राइट. तो ये किस लॉ को यहां पर पास कर सकते हैं? मतलब ये अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, नया लॉ तो ला ही सकते हैं, अमेंडमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करेंगे. कोई स्टैट्यूट पास हुआ है, कोई एक्ट पास हुई है, सिर्फ उसी को ही यहां पर ये क्या कर सकते हैं? अमेंड कर सकते हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यहां पर ऑर्डिनेंस में नहीं किया जाता है, राइट. एंड इसका टाइम फ्रेम क्या होगा फिर? कि जब भी पार्लियामेंट दोबारा सेशन में आएगा, उसके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो उसको अप्रूव कर दे या फिर उसको डिसअप्रूव कर दे. डिसअप्रूव कर दिया है तो इट्स ओके. जब अगर अप्रूव करना है तो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के पास 6 हफ्ते का टाइम होता है. 6 वीक्स के अंदर अंदर उनको पास करना है. अगर उन्होंने 6 वीक्स में ना कोई एक्शन नहीं लिया तो वो ऑटोमेटिकली कॉश हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसल आउट हो जाएगा ऐसा लॉ. तो दैट इज वाई अगर कभी भी ऑर्डिनेंस पास होता है तो उसके जस्ट नेक्स्ट जो सेशन होगा, पार्लियामेंट जब भी सेशन में आएगा, उसके 6 हफ्ते के अंदर अंदर ये लॉ पास हो जाना चाहिए, अदरवाइज ये खत्म हो जाएगा अपने आप ही, राइट. तो यहां पर ये हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग द ऑर्डिनेंस. दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड ये जो सब क्लासिफिकेशन है, इसके केस में जितने भी आपको यहां पर हमने केस डिस्कस किए हैं, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना है यहां पर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ. ओके, दिस आर्टिकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ढाका's एक्शन लेड टू द इंडियाज क्लोजर ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ फैसिलिटी फॉर द बांग्लादेश. तो यहाँ पर ये बात करी गई है कि जो इंडिया की तरफ से अभी रिसेंटली स्टेप लिया गया था कि हमने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट जो फैसिलिटी थी, जो सर्विस दे रहे थे हम, उसको हमने बंद कर दिया है. ट्रांसशिपमेंट मतलब क्या? कि जो उनके कार्गोज आते हैं, जो उनका सामान आता है, उसको हमने बंद कर दिया है. ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मतलब कि चेंज ऑफ द मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट, की जैसे अगर कोई पोर्ट से सामान आ रहा है तो उसको बाय रोड बाय रेल हम जाने दे रहे थे टुवर्ड्स भूटान, टुवर्ड्स नेपाल, तो अब वो फैसिलिटी हमने यहाँ से बंद कर दी है. एंड यहाँ पर यही बोला गया है कि ऐसा नहीं है कि हमने एकदम से ऐसा स्टेप ले लिया है, ऑब्वियसली बिकॉज हमारे पास कंजेशन भी है पोर्ट्स के ऊपर, ये एक रीजन ये भी है. साथ में उन्होंने भी कोई असर नहीं छोड़े. यहां पर यह दिखाया गया है कि जो बांग्लादेश है, उन्होंने भी पहले ऐसे जो कार्गो फैसिलिटीज हैं, वहां पर इंडिया के भी जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है बांग्लादेश, उन्होंने बंद करी है. 3 लैंड पोर्ट्स को सस्पेंड किया है. एक और लैंड पोर्ट को उन्होंने ऐसे बोला है कि यहां पर नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो भी है. तो यहां पर ये इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि ये जो यूनिलेटरली जो इन्होंने स्टेप्स लिया है, जस्ट साइटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम, जस्ट साइटिंग द कंजेशन प्रॉब्लम, तो इंडिया ने भी उसका रेसिप्रोकेशन दिया है, बिकॉज उन्होंने यूनिलेटरल ये डिसीजन लिया है. ये भी देखा जा रहा है कि अब वो जो पाकिस्तान की शिपमेंट है, पाकिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं, उसको यहां पर ये इकट्ठा कर रहे हैं, वहां पर उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं बजाय कि इंडिया के कार्गो को. सो दैट इज वाई इंडिया ने भी रिटालिएट किया है. इंडिया ने सिर्फ रेसिप्रोकेशन में किया है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं है और किसी चीज से. एंड आवर रिलेशंस आर गुड ओनली, लेकिन यहां पर ये बोला गया है जो टिल्ट है बांग्लादेश का, वो अब चाइना एंड पाकिस्तान की तरफ दोबारा से जाता हुआ दिख रहा है. सो इट माइट कॉज अ प्रॉब्लम इन नियर फ्यूचर. ठीक है, so let's move on to the next article now. Okay, just a second. Yes, this article is also important. Environment Ministry must roll back orders on desulfurizing coal plants. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक नाम देखने को मिलेगा, FGD. FGD का मतलब क्या होता है? फ्लू गैस
फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। फ्लू गैस क्या होती है? जो इंडस्ट्रियल चिमनीज होती हैं उनसे जो भी एक एयर, जो भी यहाँ पर पोल्यूशन क्रिएट होता है, एयर पोल्यूशन, जो भी वहाँ से एग्जॉस्ट में निकलती हैं हवा, जो भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लू गैस। उसको डीसल्फराइजेशन करने का एक प्रोसीजर होता है ताकि एनवायरमेंट में सल्फर ज़्यादा ना जाए। सल्फर जब ज़्यादा बढ़ता है तो उससे एयर प्रॉब्लम होती हैं, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, साथ में एसिड रेन का भी यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। तो फ्लू गैस आपको पता होनी चाहिए। फ्लू गैस वो गैस होती है जो चिमनीज से निकलती है, ऐसी गैस जिसमें डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन है, सल्फर है, वोलेटाइल कंपाउंड्स है, पार्टिकुलेट मैटर है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। दिस डिपेंड्स ऑन विच काइंड ऑफ दिस इंडस्ट्री इज, राइट। तो यहाँ पर यही बात करी गई है कि एक स्कीम लाई गई थी, एक प्लान लाया गया था कि बाय 2018 सभी जो भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनमें फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो यहाँ पर लगा देना है। लेकिन यहाँ पर बोला गया है सिर्फ 8% ऐसे हैं जिन्होंने ये इक्विपमेंट यहाँ पर लगाया है। बाकियों के लिए जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनके लिए ये बिल्कुल पोस्टपोन ही करते जा रहे हैं। 2027, 28, 29 तक का टाइमलाइन यहाँ पर फिक्स कर दिया है। ये भी बोला जा रहा है कि ये बहुत कॉस्टली होता है बिकॉज 1.2 करोड़ लगते हैं 1 मेगावाट के लिए, पर मेगावाट के लिए, और इंडिया की जो कैपेसिटी है फिलहाल 218,000 मेगावाट है एंड आगे आने वाले समय में बोल रहे हैं ये 283,000 गीगावाट होने वाली है। सो इट इज अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो नेशनल इंस्टीट्यूशन, जो ये इन्होंने इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो बैंगलोर की, उन्होंने जो ये सर्वे किया है इसमें ये बोला गया है कि हालांकि इन सभी को ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हीं थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर हमें ये करवाना चाहिए जो या तो इंपोर्टेड कोल लेते हैं या फिर जिनका सल्फर, जिनका जो कोल है उसमें सल्फर कंटेंट बहुत ज्यादा है, दैट इज 0.5% से अगर सल्फर कंटेंट ज्यादा है कोल में तो ही उनको ये जो एफजीडी इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अप्लाई करना चाहिए बिकॉज इट इज वेरी कॉस्टली। अगर ये आपने एफजीडी अगर आपने लगाया भी तो भी ये आगे की जो कॉस्टिंग है उसके ऊपर कैसे इंपैक्ट पड़ेगा हम आर्टिकल में देखेंगे। लेकिन फिलहाल जो सजेशन दिया गया है कि जिस हिसाब से उन्होंने सर्वे किया है कि जो इंपोर्टेड कोल है उसके ऊपर लगा सकते हैं एंड जो 0.5% से ज्यादा का सल्फर जिस कोल में होता है वहां पर आप ये एफजीडी लगा सकते हैं। डीसल्फराइजेशन का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप डेवलप कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी जो इंडिया में 92% टाइम जो कोल यूज हो रहा है वो 0.3 से 0.5% है और उसमें अभी कोई खासा ऐसी जरूरत है नहीं। साथ में जो सीपीसीबी सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो रिक्वायरमेंट्स डाली हुई हैं थर्मल पावर प्लांट्स की उसमें ये बोला गया है कि जो चिमनी है, जो प्लांट का जो एग्जॉस्ट है वो मिनिमम 220 मीटर्स हाई होना चाहिए ताकि जो इमीडिएट पॉपुलेशन है, इमीडिएट जो एयर है उसके ऊपर ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स ना आए, वो पोल्यूट यहाँ पर हमें ना होती हुई दिखे। साथ में ये भी बोला गया है कि जैसे अगर एफजीडी इंस्टॉल कर भी लिया तो उसकी वजह से पावर कंजम्पशन बढ़ेगा बिकॉज एफजीडी को रन करने के लिए पावर चाहिए, उस पावर को रन करने के लिए फिर और बिजली चाहिए, और बिजली चाहिए तो फिर आपको और ज्यादा कोल बर्न करना पड़ेगा थर्मल पावर प्लांट्स में। तो उससे क्या होगा, एक बर्डन आएगा थर्मल पावर प्लांट्स के ऊपर ही। साथ में कह रहे हैं कि फ्रेश वाटर कंजम्पशन भी बढ़ेगा। यू कैन नॉट यूज सम रिसाइकल वाटर, आपको फ्रेश वाटर कंजम्पशन ही यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा जिसकी वजह से एक्स्ट्रा बर्डन आएगा ऑन नेचुरल रिसोर्सेज। साथ में ये भी बोला है कि द स्टडी आर्ग्यूज की SO2 एमिशंस जो हैं आईपीसीसी के तहत वो उन्होंने अभी 0.5 डिग्री जितना भी टेम्परेचर बढ़ा है मास्क दी ग्लोबल वार्मिंग बाय 0.5 डिग्री सेल्सियस की सल्फर एमिशन जो है ये एक कूलिंग एजेंट का काम करता है। तो जितना 0.5 डिग्री सेल्सियस तक उन्होंने टेम्परेचर को थोड़ा सा कम रखा है ग्लोबली, मास्क किया हुआ है वरना और हीट अप हो सकता था। बट दिस डज नॉट मीन कि हमें सल्फर बहुत ज्यादा हवा में डाल देना चाहिए क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग अगर आपको देखना है तो उससे क्या है, वार्मिंग को कम करता है, डेफिनेटली कूलिंग इफेक्ट देता है सल्फर पार्टिकल्स इन द एयर, लेकिन इससे जो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, पोल्यूटेड एयर है, वो भी साथ में आते हैं। तो दिस फैक्ट डज नॉट मीन कि हमें सल्फर डाल देना चाहिए एयर में, बट दिस डेफिनेटली मीन्स कि इतना ज़्यादा वरीसम हमें नहीं होना चाहिए बिकॉज जो बाकी के रिक्वायरमेंट्स है जैसे चिमनी की हाइट ज़्यादा हो सकती है उसको यहाँ पर हम ध्यान में रख सकते हैं, दैट इज 220 मीटर। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि फ्लू गैस क्या होती है, उसका डीसल्फराइजेशन कितना है, इंडिया का जो 90% कोल है वो उसमें जो सल्फर कंटेंट है वो 0.5% से बहुत ज़्यादा है। ये सब आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो एक बार इस आर्टिकल को आप खुद से भी पढ़िएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द साइंस टेक आर्टिकल। ओके, जस्ट अ सेकेंड। Yes.
सो एक इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात करी जा रही है जिसमें केरला एंड आईआईटी बॉम्बे काम कर रहे हैं. दे आर डेवलपिंग दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी. V2G टेक्नोलॉजी इसको बोल रहे हैं. V2G टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? व्हीकल टू ग्रिड टेक्नोलॉजी. मतलब क्या है? अभी तक क्या चल रहा है? अभी तक तो हालांकि हम इसमें भी नहीं आ पाए हैं, हम तो G2V भी नहीं आ पाए हैं, दैट इज ग्रिड टू व्हीकल. मतलब क्या है? व्हीकल टू ग्रिड एंड ग्रिड टू व्हीकल, इसमें डिफरेंस क्या है? ये आपसे डायरेक्टली साइंस टेक के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है. ग्रिड टू व्हीकल मतलब क्या है और व्हीकल टू ग्रिड. तो व्हीकल ग्रिड टू व्हीकल की अगर हम बात करें, जैसे कोई भी अपने पावर स्टेशन है, चार्जिंग है, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनके लिए चार्जिंग स्टेशन लगा दिए, ग्रिड से बिजली आई एंड बिजली से व्हीकल में चली गई एंड व्हीकल अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो उससे मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके, राइट. लेकिन अगर हम V2G की बात करें, इसका मतलब क्या है कि जो एक्स्ट्रा चार्जिंग होती है व्हीकल्स में उसको यहां पर ग्रिड में पास ऑन कर सकते हैं. मान लो कि 100% चार्ज है आपके कार की बैटरी, तो हो सकता है आपको अगले दिन सिर्फ 80% से ही काम चल जाए. तो आपकी मर्जी है, कस्टमर की मर्जी होगी कि उसको 10%, 20%, 30, 40, 50 या कंप्लीट डिस्चार्ज करना है. दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द कस्टमर. लेकिन वो व्हीकल से ग्रिड में एनर्जी, ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे, ग्रिड में इलेक्ट्रिसिटी को भेज देंगे, बदले में उनको डेफिनेटली कुछ पैसा मिलेगा. लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर अभी काम चल रहा है बिकॉज वी आर एट वेरी नेसेंट स्टेज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट एंड ऑल्सो दी पावर स्टेशंस. अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट भी बूम नहीं कर रही है बिकॉज वी हैव नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश, वी हैव नॉट बीन एबल टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स. तो ये अभी जो टेक्नोलॉजी है ये तो बहुत दूर की बात है कि पहले चार्जिंग तो हो गाड़ियों में फिर बाद में आएंगे. लेकिन आपसे पूछी जा सकती है V2G टेक्नोलॉजी एंड G2V टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है, ये ऐसे सिंपली आपसे पूछा जा सकता है. So that's all for today's discussion. Like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.